एंड वेलकम टू ज्ञानमैटिक्स। आज की जो वीडियो है इसमें हम टारगेट करेंगे हमारी ऑडियंस जो कि आरआरबी जेई एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। सो एज यू ऑल नो आरआरबी जेई की नोटिफिकेशन आ चुकी है और ये वो नोटिफिकेशन है जो बहुत ही सालों के बाद आ रही है। एंड हमें बहुत क्वेरीज आती थी टेलीग्राम चैनल पे भी कि ये अगली नोटिफिकेशन जो है वो कब आएगी। और देखिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी है ये एक तरीके से, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं एंड एंटिसिपेट किया जा रहा है कि शायद ये वैकेंसीज़ और भी बढ़ें। और देखिए बहुत बढ़िया बात क्या हो जाती है इस तरह के टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए कि आपका कंपटीशन जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के साथ हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपका कंपटीशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के साथ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। पर देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका सीबीटी है, सीबीटी 1 जो है, उसमें आपकी टेक्निकल नॉलेज टेस्ट नहीं की जाएगी। उसमें आपकी बहुत ही अलग अलग तरह की जो नॉलेज है, बहुत ही एक वेरियस लेवल्स पे जो आपकी नॉलेज है उसे टेस्ट किया जाएगा। एंड उसके बाद आप जो है आपकी टेक्निकल नॉलेज की जो आपकी एक जो रिजल्ट है आपको वो बाद में देखने को मिलेगा। बट उससे पहले आपको सीबीटी 1 जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए सीबीटी 1 को क्रैक करने के लिए सिलेबस तो बहुत ही मुझे लगता है काफ़ी प्लेन एंड बेसिक सा सिलेबस है। बट गलती क्या हो जाती है बच्चों से यहाँ पे कि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, जो ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, हाई यील्डिंग का मतलब है वो जहाँ से आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलें, जहाँ पे आपको देखिए आई अज्यूम आपने 80-20 रूल के बारे में पढ़ा होगा कभी अपनी ज़िंदगी में भी। आप इसको अप्लाई करके देखिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे अगर आप अपना 20% एफर्ट भी डालें तो वो आपको 80% रिटर्न देता है। ठीक है, तो उस तरीके से आप अपनी जो तैयारी है वो इस तरीके से करिए कि आप प्रीवियस ईयर जो टॉपिक्स हैं उन्हें एनालाइज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कहाँ पे आप ज़रा सी भी मेहनत करते हैं जहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स या बाकी एस्पिरेंट्स मेहनत नहीं कर रहे, तो आप अपना जो स्कोर है उसे काफ़ी एक सेफ जोन में जो है ले जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है देखिए, कट ऑफ के आसपास जब बहुत बॉर्डर पे या मार्जिन पे स्कोर रहता है ना, तो जो रिजल्ट और एग्ज़ाम के बीच का टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि एक लिविंग हेल की तरह होता है फॉर एन एस्पिरेंट। क्योंकि आपको पता है कि यार शायद हो भी सकता है एंड कहीं कहीं पे आपको लगता है कि यार क्या पता 4-5 मार्क्स से ना रह जाए। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप जब भी एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं तो आप अपना टारगेट ये रखिए कि आप कट ऑफ से कम 15-20 मार्क्स ऊपर ही स्कोर करें। एंड सीबीटी 1 ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आप उतना स्कोर खींच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खींच सकते। एक तरीके से देखिए जब आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स एनालाइज करते हैं तो जो पेपर है ना वो बहुत प्रिडिक्टेबल सा बन जाता है। ठीक है, आपको पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस जगह से क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली टारगेट करेंगे आपका जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन। अब देखिए टेक्निकल स्टूडेंट्स जो हैं बेसिकली वो, अब आई एम श्योर अगर आप आरआरबी जेई का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो आप सिर्फ आरआरबी जेई को टारगेट नहीं कर रहे। आपने अपने टेक्निकल जो पढ़ाई है वो इस तरीके से रखी है कि आप बाकी सिमिलर एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं। तो टेक्निकल स्टूडेंट्स क्या होता है ना यार, वो बेचारे जनरल अवेयरनेस में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि 10-10 15-15 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस आती है एंड आपको पता नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ें उसे। ठीक है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे वो पर्टिकुलर मान लीजिए लेट्स जस्ट से आपका ये इंडियन ज्योग्राफी का ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी के लिए अगर आप कोई प्लेलिस्ट निकालेंगे यूट्यूब पे तो या तो आपको यूपीएससी की प्लेलिस्ट दिख जाएगी या तो आपको मतलब उस तरीके की किसी स्पेसिफिक एग्जाम की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जो कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है यार। बिकॉज आई टेल यू कि जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो कितना है यार, 15 मार्क्स है ना, ऑलमोस्ट 15 मार्क्स के अराउंड का है। अब इतना जो मतलब इस तरीके का जो सेक्शन है कि जिसमें इतने कम मार्क्स जो हैं आपको मिल रहे हैं और आप उसके लिए 3-3 4-4 घंटे अपने दिन के निकाल रहे हैं, तो वो बेसिकली हाई यील्डिंग नहीं है ना यार आपके लिए। इट इज़ नॉट ब्रिंगिंग यू द रिटर्न्स जो आपको चाहिए, है ना। आप अपनी उस टाइम और एनर्जी को किसी ऐसी चीज़ में लगा सकते हैं, अपना टेक्निकल ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं उतना टाइम लगा के। क्योंकि देखो यार 15 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी एक अलग से सब पार्ट है। मतलब इस 15 मार्क्स में से ज्योग्राफी कितने की आ जाएगी यार, 4 मार्क्स की आ जाएगी, 5 की आ जाएगी, 6 की आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 8 की आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, 8 की तो बहुत ही मुश्किल है। तो उस चक्कर में आप 20-30 वीडियोस ज्योग्राफी की देख ले रहे हैं तो इट इज़ नॉट गिविंग यू द रिटर्न्स जितना आप उसमें अपना टाइम और अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात। सो आपको बहुत ही सिलेक्टिव होकर यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है। अब देखो ये 15 मार्क्स ऐसे भी नहीं है, मैं ये भी नहीं बोल रही कि ये 15 मार्क्स बड़े यूजलेस हैं,
क्योंकि जो बच्चे टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, अब आपका कितना कंपटीशन है उन बच्चों से। ऑल दो मैं मान रही हूँ कि सिर्फ आपकी स्ट्रीम के बच्चे हैं, बट दे आर ऑल प्रिपेयरिंग वेरी वेल। ठीक है, टेक्निकल सबका बहुत खतरनाक लेवल पे तैयार होता है। ठीक है, 4 साल तो सबने बीटेक करी है, क्योंकि एमटेक वाले बच्चे भी होंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बच्चे भी होंगे जो मास्टर्स कर रहे हैं, ऐसे बच्चे भी होंगे जो मास्टर्स करके बढ़िया बढ़िया बड़े सालों से तैयारी, और भी बेटर तैयारियां कर रहे हैं, बहुत साल से कर रहे हैं। आप फ्रेशर हो सकते हैं या आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक एस्पिरेंट हो सकते हैं, बट द थिंग इज कि टेक्निकल सबका मोर और लेस सेम लेवल पे तैयार होता है। ठीक है, और टेक्निकल में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर थीम्स देख लो तो मतलब आई थिंक काफ़ी हद तक आपका टेक्निकल जो है सॉर्टेड आउट रहता है। ठीक है, बट जो आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा ना, जो आपको मेरिट लिस्ट में लाएगा, वो लाएगा आपके ये 15 मार्क्स। ठीक है, इन 15 मार्क्स में आप किस तरीके से इसको स्कोर कर पा रहे हैं। जो मैं बोल रही हूँ ना कि कट ऑफ से कम 10-15 मार्क्स खुद को ऊपर रखो, ताकि आप रिजल्ट की एंजाइटी से दूर रहो। कट ऑफ वैसे भी फ्लक्चुएट करती है। तो ये जो 10-15 मार्क्स है ना, ये आपके आएंगे जनरल अवेयरनेस से, और जो आपका रीजनिंग और क्वांट वाला सेक्शन है। ठीक है, जो रीजनिंग और क्वांट वाला सेक्शन है आपका, ये हैं जो आपको जनता से, क्राउड से अलग करेंगे। ये हैं वो टॉपिक्स। ठीक है, क्वांट और रीजनिंग बहुत ही आसान आती है, वैसे मैं पहले बता दूं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस भी बहुत बेसिक सी आती है, बशर्ते आपने थोड़ा सा टाइम इस पे दिया है। अपनी तैयारी का 20% टाइम अगर आपने दिया है तो दिस विल फेच यू अराउंड 80%। ठीक है, ये मैं 80-20 रूल बताती हूँ ना, आई थिंक पेरेटो प्रिंसिपल है ये, 80-20 रूल होता है। ठीक है, आप इसको अपनी ज़िंदगी में भी ज़रूर लागू कीजिएगा। सो ये जो सेक्शंस हैं ये आपको डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं, आपको एक कटिंग एज देते हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी जनता। तो या तो आप इसको ऐसा करो कि यार आप दिन के 10-10 घंटे ही इसको पढ़ रहे हो और अपना टेक्निकल जो है उसको दूर कर रहे हो, जो कि बाद में 100 मार्क्स का आएगा टेक्निकल। या फिर आप स्मार्टली इन चीज़ों को स्टडी करो, ताकि आप कम से कम ये जो 15 से 20-30 मार्क्स हैं, आप इनको टारगेट कर सको कि यार ठीक है, ये मुझे मान लो अगर टेक्निकल उस दिन खराब भी जाता है तो ये चीज़ें मुझे रिटर्न दे देंगी। ठीक है, यही एक तरीका है आज के कट थ्रोट ज़माने में खुद को ऊपर उठाने का। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे हमारे जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन की, कि किस तरीके से आप जनरल अवेयरनेस को पढ़ें और किस तरीके से आप उसको स्मार्टली पढ़ें एक्चुअली, ताकि आप अपना टाइम भी उसमें कम लगाएं एंड आप उसमें जो है मिनिमम एक जो नंबर ऑफ स्कोर है वो आप कर सकें। ऑलराइट, अब देखो यार, इसमें आपके टॉपिक्स क्या क्या हैं जो जनरल अवेयरनेस में लिखे गए हैं। इनफैक्ट सीबीटी 1 और 2 में ऑलमोस्ट सेम ही लेवल का जनरल अवेयरनेस है, जो मुझे पर्सनली लगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपका आ जाता है नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स में यार 15 क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स में आपसे ऐसा क्या ही पूछ लेंगे। अब जो करंट अफेयर्स में आप जो चीज़ें पढ़ोगे, क्या पढ़ लोगे यार, स्पोर्ट्स पढ़ लोगे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ लोगे, है ना। आप ये देखो कि आपके सिलेबस में कितनी चीज़ें वैसे ही करंट अफेयर्स में कवर हो जा रही हैं। मैं बताती हूँ, इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड दी वर्ल्ड, ये क्या है, ये करंट अफेयर्स ही तो है। आप करंट अफेयर्स में पढ़ोगे कि यार कहाँ पे COP28 हुआ, COP28 में कितना फंडिंग्स जो है डेवलपिंग कंट्रीज को देने की बात की गई है, COP29 कहाँ होगा, COP30 कहाँ होगा, ग्रीन वॉशिंग क्या होती है, ये चीज़ें आप कहाँ पढ़ोगे, ये आप करंट अफेयर्स में ही तो पढ़ोगे। क्या इसको आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है कि आप कहीं पे कोर्स खरीद रहे हैं और या फिर आप कहीं यूट्यूब पे 10-10 12-12 घंटे के लेक्चर देख रहे हैं यही पढ़ने के लिए कि यार इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या पढ़ें। करंट अफेयर्स इस तरीके से करो ना यार कि आपका सिलेबस कवर हो जाए। मान लो कि मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, करंट अफेयर्स में मान लो कन्वेंशन हुई है कहीं पे, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम CBT भी बोलते हैं। तो CBT जब तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ लो ना यार, बायोडाइवर्सिटी जो है 2002 में इंडिया में रूल्स भी आए हैं, हो गया ना बायोडाइवर्सिटी का आपका टॉपिक खत्म। आपने इसमें क्या किया, आपने करंट अफेयर्स भी कर लिया और आपने स्टैटिक भी कर लिया। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स। आप अपने करंट अफेयर्स में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक आधी चीज़ और पढ़ लोगे तो आपका ये स्टैटिक का पोर्शन कवर हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका स्पोर्ट्स वाला टॉपिक है, क्या ये एक अलग टॉपिक है? क्या आपसे वो पूछेगा कि यार क्रिकेट में मेरे को थ्योरी बताओ, क्रिकेट की क्या थ्योरी होती है, या पता नहीं किसी चीज़ की क्या थ्योरी थी, नहीं पूछेगा ना यार।
ही विल आस्क कि यार ये जो आपके डबल टूर्नामेंट्स होते हैं, बैडमिंटन टूर्नामेंट्स होते हैं, ग्रैंड प्रिक्स होती हैं, इसमें कौन जीता, कौन नहीं, कौन हारा, हार्ड कोर्ट क्या होता है और ये आपका क्ले कोर्ट क्या होता है, ग्रास कोर्ट क्या होता है, ये चीज़ें पूछेगा। तो क्या ये करंट अफेयर्स में कवर नहीं हो जाएंगी कि मैं बोलूँगी कि यार इस बार किसने ये टूर्नामेंट्स जीते, विंबलडन वाला जो है वो क्या होता है। तो मतलब ये बड़ी वैसी सी चीज़ें कि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यार इसे। मतलब जितना रकस एक क्रिएट किया हुआ है ना यूट्यूब पे जनरल अवेयरनेस के नाम पे, टेक्निकल स्टूडेंट्स को जितना डराया जाता है, जिससे वो उनके डर के मारे बच्चे जो हैं वो कोर्सेज खरीदते हैं और अपना इतना इतना टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हैं। मैं बोलूँगी वेस्ट ही करते हैं, क्योंकि वो टाइम आप टेक्निकल को दो ना यार, जनरल अवेयरनेस को उतना दो कि बड़ा स्मार्टली स्टडी कर रहे हो यार। ठीक है, यू डोंट हैव टू, आपको यूपीएससी लेवल या स्टेट पीसीएस वाले बच्चों की जितना पढ़ने की जरूरत नहीं है जनरल अवेयरनेस को, क्योंकि आप यार 15 क्वेश्चंस में आपसे ऐसा क्या ही पूछ लेगा वो, है ना। यूपीएससी वाला बच्चा जो है उसको 100 क्वेश्चंस आते हैं जीएस के, आपको आने हैं 15। आपको क्यों पढ़ना है उस लेवल का, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है उस लेवल की। अब देखो अगला टॉपिक, जो कि वैसे तो कहने को अलग टॉपिक है बट इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स, वो है आपका जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। अब आप मुझे बताओ यार, अगर मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ आपको, तो क्या मैं आपको नहीं बताऊंगी कि यार मलेरिया की एक नई वैक्सीन बनी है, मैं आपको नहीं बताऊंगी। आई विल टेल यू ना कि यार मलेरिया की एक नई वैक्सीन बनी है, उस वैक्सीन के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है। आई विल लेट यू नो अबाउट इट। यू गेटिंग मी, यू गेटिंग द पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो गिन ये इन सारी चीज़ों को अगर आप देखो तो आपको बेसिकली पढ़ने वाले टॉपिक्स क्या हैं। आपको स्टैटिक टॉपिक क्या है जिसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट जो है मारना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा, वो है आपका इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में क्या आता है यार, इंडियन ज्योग्राफी में बेसिकली देखो यार, कुछ रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है, या फिर कुछ माउंटेन पीक्स हो जाएंगी, या फिर आपसे पूछ लेगा कि ये वाला जो नेशनल पार्क है ये कौन सी स्टेट में है, या ये वाली जो नदी है क्या ये इस नेशनल पार्क से निकलती है या नहीं निकलती है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करो, सीजीएल वगैरह के क्वेश्चंस अगर आप लगा लो, या अगर आपको मतलब सिलेक्टेड टॉपिक्स पता हो कि यार ज्योग्राफी में, वो भी इंडियन ज्योग्राफी है माइंड यू, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है। अब कुछ बच्चे बेचारे क्या करेंगे, ज्योग्राफी वर्ड्स देख लेंगे और उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर देंगे कि किस तरीके से फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको ज़रूरत है फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ने की? नो, बिकॉज सिलेबस इज इंडियन ज्योग्राफी, पूरी ब्रह्मांड की ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, मतलब यार इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में आप पढ़िए। माउंटेन रेंजेस कहाँ कहाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट जो पासेस होते हैं ना माउंटेन्स में, पासेस कहाँ हैं, ये वाली लेक्स कहाँ हैं, तो ये तो बड़ा स्टैटिक सा है ना यार। मतलब अगर आप दिन में चलते फिरते 2x की स्पीड पे भी कोई मतलब ऐसी कोई लिस्ट वाली वीडियो देख लोगे कि यार ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, ये यहाँ यहाँ से निकल रही हैं, ये माउंटेन पासेस हैं, ये यहाँ यहाँ पे हैं, तो क्या आपका ज्योग्राफी मोटा मोटा तौर पे कवर नहीं हो जाएगा जितना हमें चाहिए, है ना। यू गेटिंग मी। अगला आपका टॉपिक है कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल। अब मुझे एक बात बताओ यार, मैं बात क्या बताऊँ, मैं आपको बताती हूँ। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे होते हैं ना, उन्हें भी बोला जाता है कि भाइयों अगर तुम्हें 10-15 मार्क्स की क्वेश्चंस आ रहे हैं एंशंट हिस्ट्री पे या कल्चर एंड हिस्ट्री पे, तो अगर तुम उन 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस में से 4 या 5 क्वेश्चंस भी सही कर ले रहे हो ना कल्चर एंड हिस्ट्री पे, तो तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। कहने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कल्चर और हिस्ट्री इतना वास्ट टॉपिक है कि आप तो फिर भी टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं, पर जो यूपीएससी या ऐसे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारियां भी कर रहे हैं ना बच्चे, वो जो कि डेडिकेटेड उनका एक सब्जेक्ट है, वो भी इसको ढंग से नहीं कर पाते हैं। उन्हें भी बोला जाता है कि इट इज़ ओके अगर आप इतने क्वेश्चंस जो हैं नहीं कर पा रहे कल्चर एंड हिस्ट्री के, बिकॉज इट इज़ दैट वास्ट। तो जितना कर पा रहे हो उतना करो। अब कल्चर एंड हिस्ट्री में ना कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थीम्स अगेन जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं तो आप एनालाइज करते हैं। कल्चर में क्या है यार, इंपॉर्टेंट डांसेस हैं, ठीक है, कुछ कुछ स्टेट्स की डांसेस होती हैं, ठीक है, वो पता होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है बहुत न्यूज़ में रहता है, इस तरीके के कुछ फेस्टिवल्स होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस स्टेट में होते हैं, ये एक लिस्ट है, ठीक है। ये हम पीडीएफ इसकी इन चीज़ों की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। तो ये थीम्स आइडेंटिफाई करोगे ना, तो कल्चर में ये चीज़ें कर लो तो ठीक है।
उसके बाद देखो यार, हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको, अपने एग्जाम के लिए हिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या करना है, आपको एक टाइमलाइन का थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, क्या करो कि एक जो टाइमलाइन है ना, उसका मोटा मोटा सा एक आइडिया होना चाहिए। टाइमलाइन का क्या आइडिया है कि इतना पता हो कि यार शाक कब आए, शुंग कब आए, कानवा कब आए, मौर्य कब आए। ठीक है, आपके उसके बाद आपके जो इश्वाकु हैं, सतवाहना हैं, ये कब आए, एक के बाद एक कब आए। तो आप मेरे को बताओ, अगर मैं आपको एक पीडीएफ दे दूं जहाँ पे आपको ये एक क्रोनोलॉजी के वे में लिखा हो कि यार इस डायनासिटी के बाद ये डायनासिटी आई, इस डायनासिटी के बाद ये डायनासिटी आई, इतने से इतने पीरियड के बीच में ये रही। ये ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लर्न कर लो कि यार तीसरी चौथी सेंचुरी में ये वाली थी, सातवीं आठवीं सेंचुरी में ये वाली थी। इस तरीके से अगर आपको एक टाइमलाइन दे दी जाए तो आपका हिस्ट्री तो यार उसी में कवर हो जाएगा, है ना। अगर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट लिस्ट दे दूं, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वॉर्स, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज दैट वर साइंड, जैसे कि अंग्रेजों के टाइम पे अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखते हैं ना, तो उसमें ट्रीटीज आती हैं यार। ठीक है, जैसे पोर्चुगीज की आपस में वॉर हो गई, पोर्चुगीज की और आपके ब्रिटिशर्स की वॉर हो गई। फिर ब्रिटिशर्स की तो बड़ी वॉर्स होती थी, फ्रेंच के साथ बहुत वॉर्स होती थी, एंग्लो फ्रेंच वॉर जिसको बोलते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि भाई ये दो तीन ही ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, दो तीन इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं, ट्रीटीज़ ऑफ एक्सला चपैल हो गई, फिर आपकी कर्नाटिक वॉर्स में जो ट्रीटीज़ हुई। अगर आपको ये मैं मोटा मोटा बता दूं कि यार ये इस वॉर के बाद ये वाली ट्रीटी हुई, तो क्या आपका मोटे मोटे तौर पे फ्रीडम स्ट्रगल और आपका मॉडर्न हिस्ट्री कवर नहीं हो जाएगा? क्या आपको ज़रूरत है कि आप लेक्चर्स खरीदें, या आप 15-15 20-20 घंटे की वीडियोस देखते रहें जिसमें से आपको मतलब हार्डली 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे उस टॉपिक से? इज इट फीजिबल? नहीं ना। फीजिबल क्या है कि आप खुद थीम्स आइडेंटिफाई करिए और आप उनको, उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को टारगेट करके पढ़िए। ठीक है, अगर आप ये खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम ये आपको प्रोवाइड करा देंगे यूट्यूब पे, एंड दिस इज़ फॉर फ्री। ये फ्री है, ठीक है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो एक एक पैसा जो है बहुत कीमती होता है यार। ठीक है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं और हमारी पढ़ाई ही हमारी धनराशि है। सो आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। तो प्लीज़, अगर आप डर रहे हैं जनरल अवेयरनेस से, तो अपना डर निकालिए। इतना कुछ डरावना नहीं है, आप भी इसमें बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। आपको उसके लिए कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कोर्सेज बेच रहे हैं वो आपके जो फियर है उससे खेल रहे हैं और अपना पैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो देर इज़ नो नीड, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो यार, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी पीडीएफ थोड़ी हॉच पॉच हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो देखो उसके बाद क्या है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यार पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें क्या है कि कुछ ना इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके आर्टिकल्स रट लो। ठीक है, रट लो उनके आर्टिकल्स, आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो लोड लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी में क्या है यार, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स देख लो, मैं लर्न भी करा दूंगी, ट्रिक्स होती हैं उनकी। ठीक है, डीपीएसपी के आर्टिकल्स में क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट पॉलिसी के, उनकी क्या क्या आर्टिकल्स हैं, हर चीज़ का ट्रिक है। शेड्यूल्स जो हैं इंडिया के, वो किस तरीके से उनकी ट्रिक होती है उन शेड्यूल्स को लर्न करने की। ठीक है, ट्रिक होती है उनके आर्टिकल्स लर्न करने की, तो वो आप हो जाएंगे। आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दैट। पॉलिटी को कवर करने के लिए भी मैं करा दूंगी। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं। मान लो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं, जैसे कि 102, 101, 102, या ईडब्ल्यूएस जो है बड़ा न्यूज़ में था अभी, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आर्टिकल्स हैं, बस ये रट लो। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, वो हम करा देंगे। पॉलिटी में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई टेल यू, पॉलिटी बहुत आसान चीज़ है। आपको कुछ नहीं करना है। आपने दिन में, अगर मैं वो वीडियो बनाती हूँ तो आपने बस 10-12 मिनट की, 15-20 मिनट की, या 1 घंटे की भी हो गई अगर मान लो, तो आपने वो उसको 2x की स्पीड पे, बस जैसे खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो करते करते उसको 2x की स्पीड पे सुनते रहो, तो यार वो रट जाएगी अपने आप। जितना आपको अगर नॉलेज है ना, उसका अगर आप 70% भी याद रख ले रहे ना एग्जाम में, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, देखो यार, इंडियन इकोनॉमी में एज सच कुछ खास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन इकोनॉमी जो है, एक होता है कि मतलब आप पढ़ रहे हैं कि यार जीडीपी कितनी है, जीडीपी या रेपो रेट का क्या रिलेशन होता है। वैसे तो कोई रिलेशन नहीं होता, बट स्टिल, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये चीज़ें ना यूपीएससी वाले बच्चों के लिए आती है, आपके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। आपका टेक्निकल चैलेंजिंग है ना,
तो आपको इंडियन इकोनॉमी में इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, योजनाएं आती हैं सरकार की, वो एक बार अगर आंखों के सामने से पता हो तो ठीक है, अच्छा रहता है ना। बाकी देखो यार, कुछ क्वेश्चंस जान के ऐसे होते हैं जो कि एग्जामिनर ने डाले हैं और उसे पता है वो अटेम्प्ट करने लायक नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैठे बैठे आपसे पूछ रही हूँ कि बताओ भाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कितने लाख लोगों को फायदा मिला, ठीक है। तो आप ऐसी कितनी स्कीम्स हैं जो रट लोगे कि यार इस स्कीम में इतने लाख लोगों को फायदा मिला, इस स्कीम में इतने लाख लोगों को फायदा नहीं मिला। रट नहीं सकते हो ना यार, एग्जामिनर को भी पता है कि कोई नहीं रट सकता उसको, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है वो मैं करा दूंगी। बेसिक इंडियन इकोनॉमी वैसे तो मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स है इकोनॉमी, बट देखिए आपको काफ़ी फैक्चुअल इकोनॉमी आएगी। फैक्चुअल इन द सेंस की स्कीम्स के बारे में पूछ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या मतलब बड़ी बेसिक सी चीज़ें होंगी, बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं होंगी इकोनॉमी में। तो देखो यार, बेसिकली आपको जो चीज़ें पढ़नी है, क्या पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है ना। आपको कल्चर एंड हिस्ट्री पढ़नी है थोड़ी बहुत, ठीक है। आपको पॉलिटी के कुछ आर्टिकल्स रटने हैं और आपको इकोनॉमी के बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं समझने हैं। बाकी सब तो आपका करंट अफेयर्स में ही कवर हो रहा है ना यार। आपकी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स और आपका जो जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स है, ये सब तो करंट अफेयर्स में ही आ रहा है ना यार। कुछ कुछ डिफेंस एक्सरसाइजेस हो जाती हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये तो मतलब करंट अफेयर्स में ही आ रहा है। तो पढ़ने के लिए इतना कुछ है नहीं है जितना मतलब एक फियर साइकोसिस जो है क्रिएट किया हुआ है दुनिया में, ठीक है। तो अगर आप स्मार्टली स्टडी करते हैं, अपने दिन का 20% अपनी जो तैयारी है, मान लो अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप उसका 8 घंटे का 20% टाइम भी यहाँ पे दे रहे हैं, डिवोट कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं और आप अपने आप को एज दे सकते हैं उन बच्चों से जो कि इनकी तैयारी नहीं कर रहे। क्योंकि टेक्निकल मोर और लेस सबका सबका सेम लेवल पे तैयार है, ठीक है। सबका ही सेम लेवल पे तैयार होता है टेक्निकल। पर बात यह है कि टेक्निकल वाले बच्चों का जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा वीक होता है, तो आप उनसे वहाँ पे एज ले सकते हैं। और अगर आप स्मार्टली तैयारी करें तो आप बढ़िया अपना एक जो स्कोर है इन्हांस कर सकते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हम एक इनिशिएटिव जो है ला रहे हैं इस तरीके से, जहाँ पे कि हम ये आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो कवर करवा दें, और एक उस तरीके से कवर करवाएं कि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको हेल्पफुल लगी हो। एंड अगर आपकी और क्वेरीज़ हैं तो आप हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी प्रोवाइडेड है हमारे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज जो हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप विल मीट अगेन। थैंक यू।